नमस्कार, मैं कर्मवीर पत्रकार कृति भूमि न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम मौजूद है हल्का नारायणगढ़ जिला अम्बाड़ा में और आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं वार्ड नंबर 1 से जिला परिषद पद के भावी उम्मीदवार जहार सिंह जी। आइए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि अपने वार्ड के बारे में जनता को क्या जानकारी देंगे, इनके वार्ड में किस प्रकार की समस्याएं बनी हुई है जिसको देखते हुए इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। शुभ नाम आपका? मेरा नाम जहार सिंह है जी। पेशे से मैं एक एडवोकेट हूँ। स्वागत है आपका हमारा कृति भूमि न्यूज चैनल में। मैं भी आपका स्वागत करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरे व्यू जांचने के लिए, परखने के लिए, सोचने के लिए और जनता के बीच में रखने के लिए आज मेरे पास आप आए हैं। तो जैसे कि आप इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हो, आपको राजनीति में आने की प्रेरणा कहाँ से मिली? ऐसा है, राजनीति की कोई प्रेरणा नहीं होती। राजनीति एक समाज की सेवा है और जैसा कि आप सभी को पता है और दर्शकों को भी पता है, जो भी मेरी इस बात को सुनेंगे या देखेंगे, कि आज जो हमारे समाज की और जो हमारे देश की राजनीति है वो बिल्कुल गंदी राजनीति हो चुकी है। सिर्फ वो अपना पेट भरने के लिए राजनीति करते हैं। समाज की ना तो कोई सुध लेता है, ना समाज के बारे में कोई सोचता है। यदि कोई भी, चाहे वो एमएलए का इलेक्शन लड़ता है, एमपी का इलेक्शन लड़ता है, जिला परिषद का इलेक्शन लड़ता है, पंच, सरपंच, एक छोटे से स्तर की छोटी इकाई जो सरपंच की है या पंच की है, वो भी सिर्फ इस बात के लिए देखता है कि वो अपना पेट किस प्रकार से भरे। तो आपका इलेक्शन लड़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है? मेरा इलेक्शन लड़ने का मुख्य उद्देश्य ये है कि मैं अपने समाज को, क्योंकि मैं एक वकील बाई प्रोफेशन में एक वकील हूँ और वकील का एक सबसे पहला कर्तव्य होता है कि जिस समाज में वो रहता है उस समाज को ऊपर उठाए, उस समाज की समस्याओं को बिन किसी के बोले, बिन किसी के कहे, वो समाज की समस्याओं को ऊपर लेके आए ताकि समाज के अंदर एक अच्छा विकास हो सके और समाज का हर नागरिक अपनी आवाज उठाने के लिए सुदृढ़ हो सके और अपनी आवाज जो अपने ऑफिसर्स हैं, प्रशासनिक अधिकारी, उनके तक पहुंचाए ताकि वो समाज, जिस समाज में वो रहता है, वो समाज साफ और स्वच्छ रहे और आने वाला जो भविष्य है वो देश के लिए एक अच्छे नागरिक की उपज पैदा करे। जैसे आप 1 नंबर वार्ड से इलेक्शन लड़ने की तैयारी करो, आपके 1 नंबर वार्ड में कितने गांव आते हैं? मेरे 1 नंबर वार्ड में लगभग 40 के लगभग गांव आते हैं। तो जो आपके वार्ड के अंदर जितने गांव आते हैं उनमें किस प्रकार की समस्याएं बनी हुई हैं? हमारे जो वार्ड जिला पंचायत के परिषद के वार्ड नंबर 1 है, ये नंबर 1 तो एक माइनिंग जोन है। इसके लगभग 30 के लगभग गांव जो हैं वो माइनिंग जोन में आते हैं और माइनिंग जोन होने की वजह से हमारा जो 1 नंबर वार्ड है उसकी मोस्टली सभी सड़कें टूट चुकी हैं और हमारे वार्ड की जो जनता है वैसे तो भोली भाली जनता है, वो किसी के पास अपनी फरियाद लेके जाती है। उससे दूसरा पहलू ये है कि चाहे हमारे यहाँ से एमपी हो, एमपी की भी गाड़ियाँ चलती हैं यहाँ से, जो मेंबर पार्लियामेंट कुरुक्षेत्र से। ये जो माइनिंग है ये अवैध है, क्योंकि माइनिंग करने का जो क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया को बिल्कुल पास आउट कर जाते हैं और उस क्राइटेरिया के मुताबिक तो सिर्फ ये है कि 5 या 10 फुट का खड्डा खोदना। ऐसा है, यदि वो ईमानदार होते तो अब जैसा कि यदि मैं बात करूं किसान आंदोलन की, फर्स्टली तो वो किसान आंदोलन के कारण डरे हुए हैं कि गांव में जाएंगे जूते पड़ेंगे। दूसरी सबसे बड़ी मजेदार बात यह है कि यदि वो अपने आप को ईमानदार कहते हैं तो वो सिक्योरिटी लेके क्यों आते हैं गांव में? वो वैसे ही आए जिस प्रकार वो वोट मांगने के लिए आते थे और आकर गांव की समस्याओं को उसी प्रकार से सुने जिस प्रकार से वो इलेक्शन जीतने से पहले गांव को टाइम देते थे कि मुझे 10 बजे आना है आपके गांव में, मुझे 1 बजे आना है। लेकिन वो सभी वादे और उस प्रकार की प्रक्रिया जिस प्रकार की इलेक्शन जीतने के लिए की जाती है, वो सारी की सारी प्रक्रिया इलेक्शन जीतने के बाद भूल जाते हैं। और वो भारत में एक कहावत है, श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर से कहा था कि आप अपना जो राजपाट है वो द्वापर युग में पूरा कर लें। तो उन्होंने कहा था कि कलयुग आने वाला है, तो युधिष्ठिर ने पूछा था कि कलयुग में ऐसा क्या होगा? तो उन्होंने एक बड़ी कृष्ण जी ने साफ सुथरी बात कही थी कि आप पांचों भाई जंगल में चले जाओ, वहां से जो भी शाम को बात निकलेगी मुझे बताना। तो युधिष्ठिर को 2 सूंड वाला हाथी मिला था, तो उसके ऊपर श्री कृष्ण ने अपनी प्रतिक्रिया दी थी और युधिष्ठिर को बताया था कि कलयुग के अंदर जो लोग होंगे वो दोहरे चरित्र के होंगे और जो हमारे समाज के अंदर आज लीडर हैं, चाहे वो सरपंच है, चाहे पंच है, चाहे मेंबर पार्लियामेंट है, जिला परिषद है और उसके साथ चाहे वो एमएलए है, वो दोहरे चरित्र के हैं
वो पेट अपना पहले भरते हैं, जनता को पीछे रखते हैं। तो इसके पीछे ऐसे क्या कारण होते हैं कि इलेक्शन से पहले वो जनता के साथ बड़े बड़े वादे करते हैं, बहुत बड़े बड़े दावे ठोकते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन इलेक्शन लड़ने के बाद वो कुछ नहीं करते? इसके पीछे इसका सबसे बड़ा कारण हमारी जनता का है, जनता में कमी है हमारी। हम उस वक्त तो पीछे लग जाते हैं कि ये हमारे लिए बहुत कुछ करेंगे, लेकिन ना तो हम उनको मुंह पे जाकर बोल सकते हैं और ना ही अपनी आवाज उठा सकते हैं। उसका एक रीजन बताता हूँ आपको। जनता पढ़ी लिखी भी है और भोली भी है, लेकिन सबसे बड़ी जो कमी है, हर इंसान के पीछे स्वार्थ होता है। अपने स्वार्थ को लेके, चाहे मैं कांग्रेस से बिलोंग करता हूं या मैं बीजेपी से बिलोंग करता हूं, यदि मेरे को किसी मंत्री ने बोल दिया कि मैं तेरे लड़के को लगवा दूंगा सर्विस में, तो उस स्वार्थ के पीछे वो जनता अपनी वोट देती है। दूसरा, जो हमारा गरीब तबका है, अनपढ़ तबका है, वो सिर्फ शराब के दम पे वोट देता है, और वो जो लास्ट टाइम होता है एक दिन का, उसी में सारे का सारा पासा पलट जाता है। और उसी की वजह से जो हमारे समाज के अंदर अच्छे लीडर हैं, जो समाज की सेवा करना चाहते हैं, वो पीछे रह जाते हैं, और ये दोहरे चरित्र के जो लीडर हैं ये आगे आ जाते हैं। तो जैसे आप जिला परिषद के इलेक्शन की तैयारी करो, जिला परिषद क्या क्या शक्ति होते हैं, जिला परिषद मेंबर क्या क्या कार्य कर सकता है? जिला परिषद का जो मेंबर होता है उसके पास बहुत वाइड पावर्स होती हैं। जिला परिषद का जो मेंबर होता है वो अपने हलके के अंदर, जैसे सबसे बड़ी जो समस्या है, मेरे रोड की समस्या है, मेरे गांव के बिल्कुल साथ लगता रोड है, जिसकी मैंने हाई कोर्ट में एक पिटीशन भी डाली थी। तो जैसे रोड की समस्याएं हैं, या कोई कहीं पर पानी की समस्या है, या फिर जैसे गांव के अंदर किसी की कॉलोनी बननी है और उसके साथ साथ किसी बच्चे को कहीं पर एडमिशन नहीं मिलता, गरीब है, उस प्रकार की समाज कल्याण की जो पावरें हैं वो एक जिला परिषद मेंबर की होती हैं। और जिला परिषद मेंबर यदि करना चाहे तो वो जो फंड उसको मिलता है, उस फंड से अपने समाज में जो गरीब बच्चे हैं उनको पढ़ा सकता है। उसके साथ साथ जो सड़कों का निर्माण है, जो अपने लेवल पर कर सकता है, उनको भी संवार सकता है। और यदि और भी बातें हैं, जैसे बच्चे अनपढ़ रह जाते हैं पढ़ने, जैसे पैसे की कमी की वजह से, तो एक समय जो जिला परिषद मेंबर है वो अपने फंड से बच्चों को भी शिक्षित कर सकता है। इसके बारे में एक बात कहना चाहूंगा, नाम तो मैं किसी का लूंगा नहीं जी। अब तक हमारे जिला परिषद वार्ड नंबर 1 से जितने भी मेंबर बने हैं, जितने मेरी नॉलेज में हैं, मैं नहीं कहता कि उन्होंने कभी भी समाज की भलाई के लिए कहीं किसी प्रशासनिक अधिकारी के पास कोई एप्लीकेशन दायर की हो। जैसे कि इस बार जो हमारा जिला परिषद मेंबर है वो फिरोजपुर गांव से बिलोंग करता है, और फिरोजपुर जो गांव है वो पहाड़ की तलहटी में है, और उसके साथ एक धार्मिक जो वो है गुरुद्वारा है, गुरु टोका साहब, वो भी लगता है। लेकिन यदि आप वहां पर जाके सर्च करेंगे, देखेंगे वहां की जो सड़क है वो बिल्कुल निम्न स्तर की। यदि वहां पर एक कच्चा बोहर भी होता तो वो ज्यादा बेस्ट होता। जब एक इंसान अपने गांव की सड़क नहीं ठीक करवा सकता तो मैं क्या कह सकता हूं कि उसने अपने जिले में, अपने वार्ड के अंदर कितना जो मतलब के विकास करवाया होगा। उसके साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूं, पवन गुज्जर जी हैं, वो पहले हमारे यहाँ से जिला परिषद मेंबर रहे, और आज की जो परिस्थिति है वो बीजेपी से किसी पद पर आसीन है। लेकिन यदि आज आप फतेहपुर गांव में जाके देखेंगे, फतेहपुर गांव की सड़क टोटली टूटी पड़ी है, खस्ता हालत है। लेकिन मैं नहीं कहता कि उस गांव के वो जो पूर्व जो जिला परिषद मेंबर थे उन्होंने कहीं पर एप्लीकेशन लगाई हो, अर्जी लगाई हो कि हमारे गांव की सड़क ठीक हो जाए। इसी प्रकार से और गांवों की भी जो प्रॉब्लम है वो, जो कि मैंने पहले भी बोला था कि एक तो पीछे स्वार्थ है, ठीक है जी। कोई क्या स्वार्थ हो सकता है इसमें? कोई भी मेंबर बनता है, यदि मैं कहूं मैं कांग्रेस से हूं और कांग्रेस की सरकार नहीं आती, ऊपर मेंबर बीजेपी के बन जाते हैं, तो फिर मैं क्या करूंगा? मैं ये सोच लेता हूं कि मैं इनसे अलग चल के क्या करूंगा। जबकि मैं यदि पढ़ा लिखा हूं और एक शिक्षित समाज से हूं, मेरी ये ड्यूटी बनती है कि मैं अपने समाज के विकास के लिए धरना प्रदर्शन भी कर सकता हूं। वैसे तो धरना प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं है, यदि आप एप्लीकेशन फाइल करें और जनहित की समस्या को देखकर उसको हाई कोर्ट में फाइल करें,
या किसी अन्य प्रशासनिक अधिकारी के पास जाएं तो आप अपनी जो समस्याएं हैं उनका निवारण कर सकते हैं। इस समय आपके वार्ड में किस प्रकार की प्रमुख समस्याएं बनी हुई हैं? प्रमुख समस्याएं तो हमारे वार्ड की नंबर 1 तो यही है जो मैंने सड़कों की बताई है। सड़कें बिल्कुल टूटी खस्ता हाल की है। कोई भी मतलब के व्यक्ति या अनजान जो मेरे गांव से 100 किलोमीटर की दूरी पर है या 200 किलोमीटर की दूरी पे फर्स्ट टाइम आया है, वो इंसान समझ के ऐसा समझेगा कि जैसे मैं पहले यूपी की बात करते थे कि कहीं मैं यूपी में तो नहीं बढ़ गया। जबकि हरियाणा के अंदर और तहसील नारायणगढ़ के अंदर मैं सरकार की भी इसके बीच में आलोचना करता हूं कि जब कांग्रेस की सरकार थी, चाहे उसमें एमएलए रामकिशन जी थे या कोई भी था, हमारे जो एरिया की सड़कें थे वो इस प्रकार से थी। हमारे एरिया की सड़कों का उदाहरण दिया जाता था कि नारायणगढ़ के अंदर तहसील नारायणगढ़ के जो वार्ड नंबर 1 है उसकी सड़कें ऐसे है जैसे वहां पर ठेकेदार हर वक्त वहीं पर बैठे। भाजपा की जो सरकार है उन्होंने सिर्फ अपना पेट भरा है। यदि आप इस सच्चाई को जानना चाहते हैं तो हमारे जो प्रधानमंत्री जी थे वो कहते थे कि शपथ पत्र दिलवाएंगे सभी से। यदि उसी शपथ पत्र के बेस पर चलें और उन मंत्रियों से और उन एमएलए से उनकी संपत्ति का ब्यौरा लिया जाए, चाहे वो जिला परिषद मेंबर भी हैं, और उनके ये भी बात पूछी जाए कि उनके रिश्तेदारों के पास से भी एफिडेविट लिया जाए कि पहले आपके पास क्या संपत्ति थी और इन 6-7 सालों में आपके पास क्या संपत्ति इंक्रीज करी आपने, और उसका ये भी पता किया जाए कि उसके पास सोर्स ऑफ इनकम थे क्या। तो आपको पता लग जाएगा, पानी का पानी, दूध का दूध साथ ही साथ हो जाएगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? ये नारा कब दिया गया था और इस नारे का क्या मकसद था? बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का जो नारा था ये बीजेपी गवर्नमेंट ने दिया था। जब ये 2014 के अंदर आए थे तो उन्होंने बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का भी नारा दिया था और स्वच्छ भारत का भी नारा दिया था। 2 नारे दिए थे इन्होंने। और तो नारे बहुत हैं लेकिन मेनली यही है। यदि बेटी बचाओ के बारे में मैं आपको बताना चाहूँ, आपको पता है कि नारायणगढ़ पुलिस स्टेशन के अंदर पीछे एक एफआईआर दर्ज हुई है, उसमें मोस्टली सारे का सारा स्टाफ चेंज हो चुका है जी। कि जब किसी भी मंत्री एमएलए की सा के बीच में कोई काम होता है तो वहां पर ना बेटी को देखा जाता है और ना बेटी बचाने को देखा जाता है। मैं अपने सिंगर का नाम देखा है, एक एमएलए थे वो। ये नारायणगढ़ की जो घटना है, इसका पूरा मतलब नारायणगढ़ की जो घटना थी वो ये थी कि एक कंप्लेंट दी थी एक लड़की ने कि उसके साथ अन्याय हुआ है, उसके साथ बलात्कार हुआ है, लेकिन जो नारायणगढ़ में पुलिस स्टाफ है उन्होंने वो एप्लीकेशन इसे बिल्कुल ट्रांसफर कर दी। उनको ये नहीं पता था कि ये जो एप्लीकेशन एफआईआर दर्ज हुई जिस एप्लीकेशन के ऊपर, उससे सेपरेट एप्लीकेशन ईमेल पे भी डाली हुई है, एसपी को भी डाली हुई है। जब इस बात का घटना का पूरा ब्यौरा का पता चला तो उसमें 2 अधिकारी सस्पेंड हुए हैं थाने के और 18 को यहाँ से ट्रांसफर कर दिया। लेकिन आज भी जो की त्यों परिस्थितियां हैं, यदि किसी मंत्री का फोन आ जाए तो पुलिस अधिकारी उसी प्रकार से काम करते हैं जिस प्रकार से मंत्री का फोन होगा। कृषि के 3 अध्यादेशों के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? भाजपा सरकार कृषि के 3 अध्यादेश लेकर आई है। भाजपा सरकार का कहना है कि तीनों अध्यादेश किसान के हित में है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आज जीता जागता सबूत है कि हमारे देश की हॉकी की टीम ब्रॉन्ज मेडल लेके देश में आई, लेकिन उन्होंने सरकार का वो इनाम लेने से तुरंत और निडर होकर ये बात कही कि हम ये सरकार द्वारा दिया गया जो इनाम है वो तब तक ग्रहण नहीं करेंगे जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं होते। और जो तीनों काले कानून है वो इतने खतरनाक हैं कि कुछ लोग, कुछ समाज तो हमारा, जैसे बीजेपी ने बांटा हुआ, बीजेपी ने उनके पढ़ती पढ़ाई है कि कुछ समाज तो हमारा खाने से मर जाएगा, उनको खाने के लिए खाना नहीं मिलेगा, और किसान इसलिए मर जाएगा क्योंकि उसकी जमीन घुस जाएगी। जब एक ठेकेदार को जो उसकी प्रॉपर्टी का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उसको उस प्रॉपर्टी के ऊपर उसके बिन नाम गए वो करोड़ों रुपए की बैंक से लोन ले सकता है एक सिंपल एग्रीमेंट के ऊपर, तो जब उसके पास उसने कोई डॉक्यूमेंट पेश ही नहीं किया और वो लोन ले रहा है तो किसान क्या चीज है? किसान तो कोई भी चीज नहीं। किसान की जो प्रॉपर्टी है बाय वे ऑफ लीज उसका पोजेशन छीन लिया जाएगा और प्रॉपर्टी प्लस हो जाएगी और किसान खाली हाथ रह जाएगा। तो जैसे आप पेशे से एक वकील भी हैं, इनके बारे में बताइए कि जो कृषि के 3 अध्यादेश हैं किस प्रकार से किसान के हक में नहीं है? ये जो तीनों कृषि के बिल है ना, कृषि कानून है, ये तीनों किसी भी प्रकार से किसान के हक में नहीं है। जैसे सबसे पहले एमएसपी की बात करते थे,
अब सरकार कहती है एमएसपी है, था और रहेगा। उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है, जब आप एक मंडी के बाहर एक ठेकेदार मतलब कि एक एजेंट को बैठाएंगे कि जी आपके कणक में 200 रुपये कुंटल ले लूंगा, मैं एज एग्जाम्पल कर रहा हूँ, और गवर्नमेंट दे रही है 150 रुपये कुंटल। फर्स्टली तो वो पहले वहां क्यों जाएगा, वहां नहीं जाने का। दूसरी बात, 2 साल तक तो ये 2 या 3 साल तक तो इस प्रकार से कर लेंगे। अब एमएसपी की बात, जब वो पैदावार फालतू होगी और या जब जो हमारी मंडियां हैं वहां कोई जाएगा नहीं, वो मंडियां तो ऑटोमेटिकली अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। जब वो मंडियां खत्म हो जाएंगी तो उसके बाद आ जाएगी बारी जो एजेंट हमारे बीच में परचेज करने के लिए बाय वे ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट। जब वो उनके पास टोटली सारे के सारे आ जाएंगे, किसान आ जाएंगे, तो उनका अपना मकसद है। सबसे बड़ी बात है, यदि टमाटर मंडी के बीच में ज्यादा चले जाए ना, वो 2 रुपए किलो भी नहीं कोई परचेज करता उनको। तो जब सारे के सारे जो जिम्मेदार हैं वो कॉन्ट्रैक्टर के पास चले जाए, कॉन्ट्रैक्टर उसकी फसल कम से कम रेट में खरीद देगा, और यदि उसके पास फालतू है वो खरीदने के लिए नहीं आएगा, तो उसके खिलाफ तो हम कहीं भी कार्रवाई नहीं कर सकते। एक एसडीएम की बात करते हैं कि एक एसडीएम के पास हम एप्लीकेशन फाइल करेंगे। मैं सिंपल से लिहाजे में बात करूं, आप भी शायद गांव से बिलोंग करते हो, एक एसडीएम जो होता है वो अपनी सही पावरों का यूज नहीं करता और वो एक गांव की नाली निकलवा सकता, तो कॉन्ट्रैक्टर से पैसे तो दिवाने बहुत दूर की बात है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो जैसे कि देखा जा रहा है, अभी 7-8 महीने से कृषि आंदोलन चलता जा रहा है, किसान आंदोलन अभी तक चलता जा रहा है, लेकिन इसको खालिस्तानी आंदोलन के रूप में देखा जा रहा है। क्यों खालिस्तानी आंदोलन के रूप में बदनाम किया जा रहा है किसान आंदोलन? आप मेरे पास मेरे व्यूज लेने के लिए आए, मेरे घर में कहीं खालिस्तान का झंडा लगा हो, या आपने मेरे गांव में देखा हो? मेरे गांव में 80% आबादी जो भी है, वैसे तो 90% आबादी कृषि के ऊपर डिपेंड है। कुछ कृषि मजदूर हैं, कुछ अपना काम करने वाले खेती बाड़ी वाले किसान हैं। तो जब 90% लोगों के घर में आपने मेरे घर में नहीं झंडा देखा, इससे पीछे आप जो गांव जंगू माजरा है, सरदारों का गांव है, ये कहते हैं ना खालिस्तान नहीं है, तो मेरे को जंगू माजरे में कोई झंडा दिखा दे इस प्रकार का। ये तो एक बीजेपी की ना आपस में पाड़ने वाली बात है। कोई खालिस्तान नहीं है, खालिस्तानी नहीं। मैं भी कई बार जाके आया हूँ, मैं किसान भी हूँ, एक वकील भी हूँ, तो मैं भी कई बार जाके आया हूँ वहां पर। तिरंगा रैली, आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो आपके चैनल के माध्यम से जनता को सिर्फ एक संदेश देना चाहता हूँ कि जिस समाज में आप रहते हो उस समाज को ऊंचा उठाओ। यदि आपके समाज में आपके आसपास किसी प्रकार की कोई कुरीति है, किसी प्रकार की कोई कमी है, उसको जनता और उसको प्रशासनिक अधिकारी हमारे ठीक कर सकते हैं, तो प्रशासनिक अधिकारियों के पास गुहार लगाई जाए। और उसके साथ साथ यदि समाज को प्रशासनिक अधिकारियों के पास जाने की बजाय हम खुद ठीक कर सकते हैं, तो हमें खुद ठीक करना चाहिए। इसमें किसी प्रकार का गुगरेज नहीं करना चाहिए। यदि किसी को, मेरे वार्ड के जितने भी लोग हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो मेरे से संपर्क करें विदाउट एनी कॉस्ट। मैं उसका हर प्रकार से सहायता करने के लिए तैयार हूँ। तो मेरी तो यही विनम्र प्रार्थना है लोगों से, आपके चैनल जनता के बीच में आप अपना नंबर देंगे, किसी की अगर कोई समस्या है तो आपसे तुरंत। हाँ बिल्कुल, बात है। मेरे 2 नंबर है। मेरा नंबर है 94 663 28 574 और दूसरा नंबर है 89 301 32 827। तो जैसा कि आप सभी ने सुना, जिला परिषद पद के भावी उम्मीदवार जहार सिंह ने बहुत ही अच्छी जानकारी दी है, अपने वार्ड की समस्याओं से रूबरू कराया है और कहा है कि वार्ड की समस्याओं को जल्दी ही समाधान करेंगे। इसी के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपके आसपास कुछ गलत हो रहा है तो कृति भूमि न्यूज की टीम के साथ संपर्क करें। हम आपकी आवाज बने हैं और सदैव बने रहेंगे। बने रहिए मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन सोमनाथ के साथ। देखते रहे स्पेशल रिपोर्ट।